बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वहाँ मत जाना, वहाँ काली रात का काला अंधेरा है, बारिश, धूप, छाँव। अरे लगता है गोपी दीवाना हो गया है। हाँ दोस्तों, चलो उसे वेद जी के पास ले चलते हैं। नहीं, मेरे पास मत आना, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। और तुम भी मत जाना। बांसपुर भारत के इलाके गोरखपुर का एक छोटा सा गांव, जहां की कुल आबादी 20 से 25 घरों पर मुश्तमिल थी। गांव में एक स्कूल, एक मंदिर, एक छोटा सा दवाखाना और जमींदार का मकान, जो कि निस्बतन गांव के आम घरों से थोड़ा बड़ा और पक्का बना हुआ था। गांव के लोग खेती बाड़ी से अपना गुजारा किया करते थे। कुछ की अपनी जमीन थी, कुछ जमींदार के खेतों में काम करते थे। जमींदार बहुत नेक इंसान था। गांव के लोगों के लिए वो भगवान था। गांव के मशरकी हिस्से में एक बहुत बड़ा आम का बाग था। कभी ये आम काफी हरा भरा और गांव वालों की तफरीह का जरिया था, मगर लगभग 30 सालों से ये बाग वीरान पड़ा था। बाग से गांव की दूसरी तरफ एक रास्ता था जो काफी छोटा था, मगर उस रास्ते की पगडंडी काफी तंग थी और इसके दूसरी तरफ तालाब था जो चांदनी रात में अपना हुस्न बखेरता था। शीला और जमुना काफी गहरी सहेलियां थीं। शीला जमींदार की बेटी थी, जमुना गांव ही के एक किसान की बेटी थी। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के घर जाते थे और कभी कभी चांदनी रात में तालाब के किनारे भी मिलती थीं। जमुना का एक भाई भी था, गंगाधर। कड़ियल जवान, कसीला बदन और बला की खूबसूरती ने शीला को उसका दीवाना बना दिया। वो अक्सर छुप छुप कर आम के बाग में मिला करते थे। दूसरी तरफ शीला के मामा अपने बेटे से उसका ब्याह रचाने के ख्वाब देख रहे थे। अरे चंपा, पड़ोस गांव से लोग आते ही होंगे अपनी जमुना को देखने। तूने सारा इंतजाम तो कर दिया है ना? अरे हाँ, सब हो गया। तुम तो बस हुक्म चलाना जानत हो। अपने बाप सुभाष की बात सुनकर जमुना दौड़ी दौड़ी उसके पास चली आई। बाबा, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ आप लोगों को, जो आप लोग मेरे ब्याह की बात कर रहे हो? जमुना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। अरे नहीं रानी बेटी, बात तो ही है ना, चोरी तो हुए ही पराया धन है। अब जिसकी अमानत है उसे तो देनी ही है। सुभाष कांता ने उसे प्यार से समझाया तो वो शर्मा कर अंदर चली गई। कुछ ही देर में पड़ोस के गांव से महात्म यादव आया और जमुना को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने पर राजी हो गया। जमुना को भी महात्म एक नजर में भा गया। उसी वक्त शादी की तारीख तय हुई, जो कि ठीक अगले महीने की चांद की 15वीं को थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब महात्म बारात लेकर आने वाला था। जमुना के वालिद सुभाष ने बारात के बैठने का इंतजाम गांव के स्कूल में कर दिया था और वहीं उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दिया था। जरूरी रसूमात की अदायगी के बाद बारात को सुभाष के घर जाना था, जो कि कुछ ही फासले पर था। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरी चांद से प्यारी सहेली दुल्हन बनकर इतनी प्यारी लगेगी। शीला ने जमुना को छेड़ा, जो कि अपनों से बिछड़ जाने का शोक मना रही थी। बस एक तेरी कमी थी, तू आ गई आग में तेल डालने। अभी वो बातें कर ही रही थी कि इतने में किसी ने खबर दी कि बारात चल पड़ी है। बारात स्कूल से निकलकर कच्चे रास्ते से सुभाष के घर की तरफ रवाना हो गई। बारात के साथ बैंड बाजे वाले भी थे, जो एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे। हर तरफ बैंड बाजे की आवाज गूंज रही थी। सबसे आगे महात्म घोड़े पर सवार था, उसके पीछे उसके दोस्त, रिश्तेदार और फिर गांव के बच्चे, जो कि ट्रॉली के आगे नाचते हुए जा रहे थे। गांव का रास्ता आगे जाकर तंग हो गया, क्योंकि रास्ते के एक तरफ एक तालाब बना हुआ था, दूसरी तरफ आम का बाग था। महात्म और उसके रिश्तेदारों ने और गांव के बच्चों ने रास्ता पार कर लिया और जब ट्रॉली तालाब के पास से गुजरी तो कच्ची मिट्टी होने की वजह से ट्रैक्टर और ट्रॉली का वजन बर्दाश्त न कर सकी और एक तरफ को उलट गई, जिससे बैंड बजाने वाले ट्रॉली के नीचे आ गए। ट्रॉली में सवार 14 बैंड बाजे वाले मौके पर ही हलाक हो गए। खबर गांव में आग की तरह फैल गई थी। सबके सब मदद के लिए पहुंचे। उधर जमुना को फिक्र थी कि महात्म खैरियत से हो। इसका तो रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों ने कुछ घंटों की मेहनत के बाद 14 लोगों की लाशें बरामद कर ली।
सब मरने वालों की आखिरी रसूमात उनके मजहब के हिसाब से उसी जगह की गई थी। चंद घंटों पहले जो बारात नाच गाने के साथ जा रही थी, अब उनमें 14 लोगों की मैयत का दाग लिए उदासी के साए में सुभाष के घर की तरफ बढ़ रही थी। गांव में मुकम्मल शोक का समा था। खुशी के त्योहार में अब उन मरने वालों का शोक भी शामिल था। इंतहाई सादगी से सुभाष ने अपनी लाडली को विदा किया। गांव के लोग एक अरसे तक चांद की 15वीं को इस वाक़े को लेकर गमज़दा हो जाते। अरे बाबा, आज तो बहुत देरी हो गई है, अगर बाहरी रास्ते से गए तो 1 घंटा और लग जाएगा। शंकर खुद से मुखातिब हुआ, जो कि पड़ोस के गांव से आ रहा था। गांव में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है। उसने फैसला किया कि तालाब वाले रास्ते से जाएगा। तभी उसने अपनी साइकिल का रुख तालाब वाले रास्ते पर कर दिया। रास्ता काफी भयानक था। पूरे चांद की रात में पेड़ों से चांद की रोशनी छन छन कर आ रही थी। कहीं दूर पेड़ पर बैठा उल्लू जब अचानक बोलता तो उसका दिल उछलकर हलक में आ जाता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कभी कभी तो वो पैरों के नीचे आने वाले सूखे पत्तों की सरसराहट से भी डर जाता। अचानक उसे दूर कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे हौसला हुआ कि कोई आगे जा रहा है, मगर वो जैसे जैसे बढ़ता वो आवाजें उसके करीब होती जाती, जैसे उन लोगों ने आगे पड़ा डोल रखा हो। शंकर ने कदम और तेज कर दिए। उसने महसूस किया आवाज बाग से आ रही थी। उसने बाग की तरफ और तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। रात का सन्नाटा उसमें शंकर को उन्हीं की आवाजों का सहारा था। उसने दिल में सोच रखा था कि जो भी हो इन्हीं के साथ बाकी सफर तय करेगा। शंकर ने बाग के लोहे के दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला, जो कि एक अजीब चरचराहट के साथ खुल गया। आवाजें बाग ही से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों ने वहां कयाम किया है। वो धीरे धीरे इन आवाजों की तरफ बढ़ने लगा। उसे पेड़ों की ओर से साफ आवाजें आ रही थीं। वो तेजी से आगे बढ़ा, मगर उसने जो मंजर वहां देखा तो एक दिलदोज चीख के साथ वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह रामू, जो कि उसी के गांव का रहने वाला था, शंकर को उसकी साइकिल समेत तालाब के किनारे बेहोश पाया। उसने गांव के एक और शख्स की मदद से उसके घर उसे पहुंचाया। होश आने पर वो सबको फटी फटी निगाहों से देखने लगा। गांव के लोगों के पूछने पर वो चाहकर भी न बता सका, क्योंकि उसने जो कुछ देखा था उसके बाद उसके बोलने की कुव्वत खत्म हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद शंकर अपने घर से कम ही निकलता था। एक दिन अचानक जमुना अपने मायके आई। जमुना की अचानक आमद पर सभी खुश थे, हैरान भी थे, क्योंकि इस तरह बिना शौहर के लड़की का वापस आना गांव में बुरा समझा जाता था। जमुना ने समझाया कि सब खैरियत है, वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। घर वालों से मिलने के लिए वो अपनी सहेली शीला के घर गई। शीला तो उसे देखकर झूम उठी और दोनों ने ढेर सारी बातें की। फिर शीला ने जमुना को उसी तालाब के किनारे जाने की बात की, क्योंकि वो पूरे चांद की रात थी। पहले तो जमुना न मानी, फिर अपनी सबसे अच्छी सहेली के इसरार पर मना न कर सकी, पर एक वादा भी लिया कि वो जल्द ही वापस घर आ जाएंगी। दोनों ने यही तय किया था कि वो घर वालों को नहीं बताएंगी। अगली रात मुकर्ररा वक्त पर जमुना अपने घर से चुपके से निकल पड़ी। रास्ते में ही उसे शीला मिल गई। दोनों छुपते छुपाते तालाब के किनारे पहुंचे। पूरे चांद की रोशनी में तालाब वाकई खूबसूरत लगता था। दोनों ने ढेर सारी बातें की। बातें करते करते अचानक शीला ने मर्दाना आवाज में जमुना को पुकारा, जो कि झील के नज़ारे से लुत्फानंदोज हो रही थी। जैसे ही जमुना ने मुड़कर शीला को देखा तो उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया था। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने जमुना की कलाई थामी हुई थी। उसने डरते हुए कहा, शीला, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर शीला के हलक से अजीब आवाजें निकल रही थीं, जिसे जमुना समझ नहीं पा रही थी। उसने भगवान का नाम लिया और हिम्मत करके जोर से शीला के हाथ को झटका दिया। हाथ छुड़ाकर सरपट गांव की तरफ दौड़ी। घर पहुंचकर दम लिया। वो चुपके से घर में दाखिल हुई और माँ से लिपटकर रोने लगी। उसकी माँ की आवाज खुल गई। देखा तो जमुना बुखार में तप रही थी। उस वक्त तो उसने घर में मौजूद जड़ी बूटियां घोलकर उसे पिला दी। चंपा समझी थी
कि गांव की बदली हवा ने उसे बुखार दे दिया है। अगली सुबह तबीयत संभलने पर वो शीला के घर गई। जाते ही उस पर बरस पड़ी। क्या कोई अपनी सहेली के साथ ऐसा मजाक करता है? अरे बाबा, तू अब तक नाराज है, शीला बोली। एक तो डरते डरते घर से तेरे साथ तालाब पर गई, वहां तूने भूत बनकर मुझे डराया। ये कहते हुए जमुना रो पड़ी। शीला ने उसे पानी दिया और कहा, मैं कब तेरे साथ झील पर आई थी? असल में हुआ यूं कि बाबा की तबीयत बिगड़ गई। मैंने सोचा मैं ही वेद जी से दवा लाती हूँ, तुझे मना भी कर देती हूँ। घर पहुंची तो काकी ने बताया कि तू मेरे घर को निकली है। मैं समझ गई कि तू तालाब गई है। मुझे ना पाकर तू थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। ये सुनकर जमुना ने पिछली रात का पूरा वाकया शीला को सुनाया। उसे सुनकर काफी खौफ महसूस हुआ था। खैर 2 दिन रुककर जमुना अपने ससुराल चल दी, मगर शीला के दिल में खौफ का बीज बो गई थी। कुछ दिन बाद शीला ने अपने वालिद से इस बात का जिक्र किया, जिसे पहले तो जिम्मेदार साहब ने नजरअंदाज कर दिया। पर शीला के इसरार पर वो गांव के पंडित और कुछ बड़ों को लेकर उस तालाब के किनारे पहुंचे, जहां कुछ देर मंत्र पढ़कर ये बताया गया कि तालाब के अंदर तो कुछ नहीं है, अलबत्ता उन्हें आम के बाग में 1 से ज़ायद रूहों की मौजूदगी का एहसास हुआ है। पंडित ने कहा, मैं मंत्र पढ़कर तो फूंक देता हूँ, पर ये मंत्र इन्हें कब तक रोक पाएंगे, ये मैं नहीं कह सकता। इसके बाद जिम्मेदार ने वो रास्ता बंद करवा दिया ताकि मजीद कुछ अनहोनी ना हो, और गांव में भी ऐलान कर दिया कि जो भी आएगा दूसरे रास्ते से आएगा। मगर ये अगले ही दिन की बात है। गोपी शाम को अपने चचा के किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहा था। उसने आमों के बागात और इन रूहों के बारे में सब कुछ सुन रखा था। जानता था कि गांव के जिम्मेदार ने इस तरफ जाने से मना कर दिया है, मगर वो भी बला का जिद्दी था। वो घर से निकल पड़ा। रात में आने में उसे देर हो गई। काफी निडर था, जानबूझकर वही बाग वाला रास्ता चुना। गुनगुनाता हुआ वहां से आ रहा था कि अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने गौर किया तो देखा किसी की बारात जा रही थी। उसने सोचा कि वो क्यों बेगानी शादी में दीवाना बन जाए। वो आवाज की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जो चंद मिनटों में थम गई थी। वो आवाजों की तरफ बढ़ते हुए बाग में दाखिल हुआ। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि ये तो सितंबर का महीना है, इसमें कोई शादी नहीं होती। अचानक ही बैंड बाजे की आवाज इंतहाई तेज हो गई। फिर अचानक जो मंजर उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। 14 बैंड बाजे वाले खुशी की धुन बजा रहे थे, मगर उनके चेहरों पर उदासी और वीरानी छाई हुई थी। सभी की आंखें सफेद थीं। ये मंजर देखकर गोपी ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। अपने घर आकर ही दम लिया और वो एक ही बात बार बार दोहराता, वहां मत जाना, वहां काली रात का काला अंधेरा है, बारिश, धूप, छांव, बैंड बाजा। सुबह होते ही उसके चचा ने गांव वालों को बुलाया। उसकी हालत देखकर किसी ने कहा, अरे लगता है गोपी दीवाना हो गया है। हाँ दोस्तों, चलो इसे वेद जी के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और तुम भी मत जाना, गोपी बुड़बुड़ाता। फिर वेद जी की अक्सीर दवा से 2 दिन में गोपी के होश ठिकाने आए। फिर उसने पूरे गांव को ये वाकया सुनाया। गांव वालों ने उसके बाद इस बाग में आना छोड़ दिया। बाकी सब लोगों को भी मना कर दिया, मगर इस सब के बावजूद कई लोग जिन्होंने बात ना मानी वो इसका शिकार बने। कहा जाता है कि जो भी इन आवाजों का पीछा करता बाग में जाता है, बहुत दिल गुर्दे वाला ही पहले जैसा वापस आता है, वरना तो वो मुकम्मल दीवाना हो जाता है। गोपी तो खुशकिस्मत था जो कि भाग गया, वरना आज भी चांद की 15वीं को ये आवाजें बाग में सुनाई देती हैं। ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। इसकी तफसील से हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आगाह करेंगे। आप चाहें तो इस बारे में इंटरनेट पर मजीद तलाश कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।